नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में गौकशी करने वाले हत्यारे एक्टिव हैं। दिल्ली एनसीआर में बेसहारा गायों पर इनकी नजर रहती है और ये गौकश बेसहारा गायों को पकड़ते हैं, गौकशी करते हैं, गौ मांस का काला कारोबार करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये गौकश न खुद गाय की चोरी करते हैं, न गाय की तस्करी करते हैं। ये लोग इस काम के लिए किराए पर लोग लाते हैं। गाय चुराने वालों को रोजाना 2000 रुपए का मेहनताना देते हैं। पुलिस ने गायों को ट्रक में भरकर ले जा रहे 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी वो शख्स पकड़ में नहीं आया जो दिल्ली एनसीआर से बेसहारा गायों को पकड़वाकर उनका मांस बेचने का खूनी धंधा करता है। गायों की चोरी और फिर इनकी तस्करी इतने शातिराना अंदाज में की जाती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अगर किसी को खबर मिल जाए, कोई इन गौकशों को रोकने की कोशिश करे, तो ये उनके खून के प्यासे हो जाते हैं, रोकने वालों की जान लेने तक की कोशिश करते हैं। आज आपको जो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, वो देखकर कलेजा कांप जाएगा। गायों की हालत देखकर खून खौल उठेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि एनसीआर में कोई अपराधी खुलेआम सड़क पर इस तरह की जुर्रत कर सकता है। दिल्ली से गुरुग्राम तक गौ तस्करों के पाप की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आज तक किसी ने कभी नहीं देखी होंगी। गुरुग्राम की सड़कों पर गायों के हत्यारे बेखौफ निकले। देश की राजधानी के पास गौ तस्करों को न पुलिस का खौफ था, न कानून का। जब उन्हें गौ रक्षकों और पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो गौ तस्करों ने फायरिंग की और फिर गायों को फुल स्पीड से दौड़ रहे ट्रक से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। जान तू जान दे, जान ना 5.5 तू जान दे कि जाओगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता हुआ बेलगाम ट्रक पीछा करती कार, सड़क पर अफरा तफरी का आलम। आदमी पकड़ तो मैं यार, ये सिर्फ ना हटवा दे या किसकी है या सेक्सपोर पागल है बहन। अरे पीछे रहो, गाड़ी अब चर्चा भी पीछे ले लेने। सॉरी, रिंग को एक फायर मार दो। तेरी सॉरी छोरी जान दे, बराबर ले बराबर के सारा है। लगातार फायरिंग की आवाज, धड़ाधड़ चलती गोलियां। ये चौंकाने वाली तस्वीरें किसी थ्रिलर फिल्म का हिस्सा नहीं है, ना ही यहां पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। सब कुछ बिल्कुल असली है, बिल्कुल रियल। ट्रक भी असली है, पीछा करती कार भी और गोलियां भी। एक एक तस्वीर जो कैमरे में कैद है वो हकीकत है। ये हैरान करने वाला वीडियो किसी दूर दराज के इलाके का नहीं है। ये सब देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम में हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि गुरुग्राम की सड़कों पर चूहे बिल्ली का ये खेल क्यों चल रहा है। इस तरह एक ट्रक ट्रैफिक के बीच तेज रफ्तार से क्यों भाग रहा है, आखिर बात क्या है? आपको पूरी कहानी बताएंगे, एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले गुरुग्राम की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे इस ट्रक के बारे में समझ लीजिए। इस ट्रक का ब्रेक फेल नहीं हुआ है। असल में इस ट्रक में गौ तस्कर हैं। गौ तस्करों ने ट्रक में गाय भर रखी हैं, जिन्हें ये लोग काटने के लिए ले जा रहे थे। अब पकड़े जाने से बचने के लिए भाग रहे हैं। इस ट्रक के पीछे दौड़ रही 2 गायों में गौरक्षकों की टीम है, जो गायों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। गौ तस्करों का पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश चल रही है। दरअसल गुरुग्राम में टाटा 460 ट्रक में बैठे गौ तस्कर बिना किसी खौफ के गायों को ट्रक में लाद कर ले जा रहे थे, लेकिन गौरक्षकों के एक ग्रुप को गायों की तस्करी की खबर मिल गई। गौरक्षकों का एक ग्रुप इस ट्रक के पीछे लग गया।
गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के पास गोरक्षकों ने ट्रक में बैठे गोतस्कर को रोकने का इशारा किया, लेकिन गोतस्कर रुके नहीं। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी, हम गुड़गांव में खड़े हुए थे। हमने इसको रोकने का इशारा किया, हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई ये किस तरीके से जा रही है। इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था, काफी ज्यादा भरी हुई थी, आदमी थे इसमें। तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने और दो साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। हम एम्बियंस मॉल के पास से पीछे लगे थे जी। अपनी फरीदाबाद टीम थी, शैलेंद्र वाली टीम थी और अपनी सारी टीम थी, अशोक बाबा की टीम थी। तो सभी हमको सूचना दी, 112 पे हमने कॉल कर दी थी, तभी हमें ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसको रोकने का इशारा किया तो इसने सीधा फायर कर दिया। इसके बाद गुरुग्राम की सड़कों पर शुरू हो गया मौत का खेल। गोतस्कर न डरे न रुके, फुल स्पीड से ट्रक को सड़क पर दौड़ा दिया। रोड पर सैकड़ों गाड़ियां थी, लेकिन गोतस्करों ने किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने ट्रक की स्पीड देखकर खुद ही अपनी गाड़ी साइड में कर ली। गोतस्कर बेलगाम होकर गुरुग्राम की सड़कों पर भाग रहे थे। ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था, लेकिन गोरक्षा के काम में लगे गोरक्षकों ने भी हिम्मत नहीं हारी। गो तस्करों के ट्रक का पीछा नहीं छोड़ा। चोरी का तू गैप में कोई दिक्कत ना, तू मेरे पे बेफिक्र हो जा। गाय फेंकेंगे। साइड कर। कोई दिक्कत ना, मेरा काम है, तू हट जा। भाई क्या रही है, खिड़की खोल लियो अपनी। खिड़की कर दे ना, खोल दी। हो जाएगी, तू जा। हाँ, खोल दी चल पे कोई दिक्कत। क्या कर दी? 4 3 है वो न्यूट्रल ले होगो भाई, जो भी है वो देखी जाएगी। गोकशी करने वाले समझ चुके थे सिर्फ स्पीड में ट्रक भगाने से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने गोरक्षकों को डराने की कोशिश की, उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। जब इससे भी बात नहीं बनी, गोरक्षकों ने गो तस्करों का पीछा नहीं छोड़ा तो गो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोरक्षकों पर गोलियां चलने लगी, ट्रक से फायरिंग शुरू हो गई। गो तस्करों ने मौत का सारा सामान ट्रक में जुटा रखा था, लेकिन उनका वक्त खराब था, ट्रक का टायर फट गया। उस वक्त लगा कि अब गौ तस्कर बचकर नहीं भाग पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौकशी करने वाले गायों से भरे ट्रक को रिम पर ही दौड़ाते रहे। लोहे के रिम की रगड़ से सड़क पर चिंगारियां निकल गई, सड़क पर धुआं उठने लगा, लेकिन ट्रक की स्पीड कम नहीं हुई। उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। ये बहुत खतरनाक था, ट्रक पलट सकता था, सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों के लिए खतरा हो सकता था, लेकिन गो तस्करों के सिर पर खून सवार था। हालांकि रिम पर ट्रक बहुत देर तक नहीं दौड़ सकता था, इसलिए गौ तस्करों ने आखिरी खौफनाक उपाय अपनाया। क्योंकि गौ तस्करों की गाड़ी पीछे लगी थी, उन्हें रोकने के लिए गौ तस्करों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। एक एक करके गाय को चलते ट्रक से सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। जिंदा गायों को गौ तस्कर फुल स्पीड से चल रहे ट्रक से सड़क पर फेंक रहे थे, जिससे पीछा कर रहे गौ तस्करों का रास्ता ब्लॉक किया जा सके, गौ तस्करों को रोका जा सके। इसका टायर फोड़ दिया कांटे मारकर। जैसे ही फिर ये गाय फेंकने लग गया, सारी गायों को अपनी गाड़ियों के आगे फेंक दिया। गाय फेंकने के बावजूद ये यहाँ पे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है। इन्होंने 7 गायों को फेंका है और ये एम्बियंस मॉल सेक्टर 56 और मतलब सेक्टर 29 में यहाँ पे फेंका, तिगरा में फेंकी है, सारी गाय फेंकी गई। गोरक्षकों की सूचना पर गुरुग्राम की पुलिस भी गो तस्करों के पीछे लग चुकी थी। पुलिस ने रास्तों में बैरियर लगा दिए थे, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अब गो तस्करों के पीछे सिर्फ गोरक्षक ही नहीं थे, हरियाणा पुलिस भी लगी हुई थी। बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। गो तस्कर जिस ट्रक से भागने की कोशिश कर रहे थे, उसका टायर फट चुका था। लोहे के रिम के सहारे बहुत दूर तक जाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुग्राम की सड़कों पर मौत का यह खेल करीब 22 किलोमीटर तक चलता रहा। इस बीच गो तस्करों का ट्रक गुरुग्राम के भूंसी थाने के पास पहुंच गया। पुलिस अलर्ट थी,
भोंडसी थाने से 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर दी। अब गो तस्करों के लिए यहां से आगे भागना मुश्किल हो गया था। बैरिकेडिंग देखकर गो तस्करों ने ट्रक रोका और फिर यहां से पैदल ही भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां पर तैनात पुलिस वालों ने इन्हें धर दबोचा। इन गो तस्करों की पूरी कुंडली आपको बताएं, एक एक गो तस्कर के बारे में बताएं। उससे पहले आपको इस हैरान करने वाली गो तस्करी की कुछ डिटेल बता देते हैं। ये पूरा वाकया रामनवमी से ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल की सुबह करीब 5 बजे का है। गुरुग्राम में गोरक्षकों की टीम को जानकारी मिली कि गो तस्करों का एक गिरोह गायों को ट्रक में भर कर ले जा रहा है। गोरक्षकों को पता चला कि गो तस्करों ने कई गाय उठाई है और इन गायों को टाटा 407 में भरकर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल की तरफ आ रहे हैं। खबर पुख्ता थी, गोरक्षकों की कई टीमें एक्टिव हो गई। खबर पुलिस को भी दी गई। गोरक्षक अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पास गो तस्करों का इंतजार करने लगे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो कैमरे में कैद है। सेक्टर 29 से उन्होंने उठानी शुरू की थी, तकरीबन 6-7 गाय टाटा 407 में डाल के और वो लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर वीटी करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई। वो जो है भौंडसी की तरफ गए, एसएचओ भौंडसी ने नाका लगाया हुआ था, उस गाड़ी को वहाँ रोका जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे। गाड़ी बैरियर पे रुकने के बाद जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो 2 ने ऊपर से छलांग लगाई, जिनको कुछ माइनर चोटें आई थी। उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। कुल 5 व्यक्ति इसमें जो है कस्टडी में हैं, 2 हॉस्पिटल कस्टडी में हैं और 3 जो है पुलिस कस्टडी में है। पुलिस और गोरक्षकों ने जान पर खेलकर 22 किलोमीटर तक गो तस्करों का पीछा कर 5 शातिर गो तस्करों को पकड़ लिया। गुरुग्राम पुलिस ने गो तस्करों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। इनमें 3 तस्कर यहिया, बल्लू और तस्लीम हरियाणा के मेवात डिस्ट्रिक्ट के नूह के रहने वाले हैं, जबकि 2 गो तस्कर खालिद और शाहिद फरीदाबाद में रहते हैं। पकड़े गए 5 तस्करों में से यहिया और बल्लू पर पहले से भी कई केस दर्ज है। 9 अप्रैल की सुबह ये 5 गो तस्कर पूरी तैयारी के साथ अपने काम पर निकले थे। इनके पास हथियार थे, इरादा बिल्कुल क्लियर था, गो तस्करी से रोकने वालों को रास्ते से हटाना। लेकिन गोरक्षकों की टीम और गुरुग्राम की पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली थी, इसलिए ये 5 की शातिराना प्लानिंग चल नहीं पाई। इनसे एक देसी कंट्री मेड पिस्तौल, 5 खोखे और 1 लाइव जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सर क्या ये फायरिंग भी कर रहे थे? तकरीबन 22 खाली कारतूस है तो फायरिंग जरूर उन्होंने की है, क्योंकि इस बात की एविडेंस है। ये दोनों तरफ से फायरिंग हुई है सर? एक तरफ नहीं, वो फायरिंग उन्होंने की तो गाय जैसे बीच में डालते जा रहे थे वो। गुरुग्राम पुलिस ने गो तस्करों के खिलाफ हरियाणा गोवंश संरक्षण एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस इस गैंग के दूसरे लोगों की तलाश में लगी है। गो तस्करों से पूछताछ में जो बातें पता चली हैं वो भी हैरान करने वाली हैं। जांच में पता चला है कि गो तस्करों का यह गिरोह दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूमता था और मौका मिलते ही सड़कों पर घूमने वाली गायों को गोकशी के लिए उठा लेता था। गिरोह का सरगना शौकीन और सुंडा है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुरुग्राम पुलिस शौकीन के क्रिमिनल फाइल्स भी खोल रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक गिरोह का सरगना शौकीन आरोपियों को 2-2 हजार रुपए की दिहाड़ी पर रखता था। गायों को पकड़ने का काम करने वाले लड़कों को इसी हिसाब से पेमेंट दी जाती थी। अब पुलिस शौकीन और सुंडा की तलाश में लगी है। इसके गिरफ्त में आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस गिरोह ने अब तक कितने गायों का कत्ल किया है। सोचिए गुरुग्राम की सड़क पर 22 किलोमीटर तक कैसा मंजर रहा होगा, कितने खतरनाक हालात होंगे। पुलिस का कहना है कि गौ तस्कर दिल्ली एनसीआर से बेसहारा गायों को चुराकर मेवात में ले जाते थे। गायों को चुराकर ले जाते हुए जो गोकश पकड़े गए हैं सब नूह के रहने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि यह धंधा नया नहीं है। गायों के हत्यारे ये खूनी कारोबार काफी वक्त से कर रहे थे। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन गोकशों के सरगना को पकड़ा जाए। गोकशी का एक और हैरान करने वाला केस भी सामने आया है। पता लगा कि दिल्ली के फार्म हाउस में गाय के दूध का कारोबार करने वाले शख्स फार्म हाउस में दरअसल गौकशी करता था। एक गाय काटने के 25,000 रुपए मिलते थे। इस शख्स ने गौकशी के लिए 5 लोग रखे हुए थे। इन लोगों को 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक दिए जाते थे। पुलिस का कहना है कि वेस्ट दिल्ली के फार्म हाउस में गाय कटने की तैयारी चल रही थी। सारा सामान जुटा लिया गया था। गाय काटने वालों की टीम भी जमा हो गई थी, मगर तभी यह बात लीक हो गई। 10 से 15 गोरक्षक मौके पर पहुंचे।
मौके पर मौजूद गौकश भागने लगे, हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, एक शख्स को चोटें लगी, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस तरह के सबूत मिले हैं जिससे लगता है कि इस फार्म हाउस में काफी वक्त से गौकशी की जा रही थी, गाय काटी जा रही थी। पुलिस ने फार्म हाउस से 8 गाय बरामद की हैं। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि दिल्ली के अंदर गाय काटने का यह सिंडिकेट आखिर चला कौन रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में कट रही थी गाय। फार्म हाउस में चल रहा था गौकशी का काला कारोबार। फार्म हाउस में गाय पालने का दावा करने वाला ही कर रहा था गौ माता का कत्ल। पुलिस का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है कि वेस्ट दिल्ली के इस फार्म हाउस में गाय काटने का धंधा चल रहा था। एक गाय 25,000 रुपए में काटी जा रही थी। 8 गाय बरामद हुई है। गौकशी का यह धंधा काफी दिनों से चल रहा था और इसमें 1-2 नहीं, पूरे 6 लोग शामिल थे। गाय पालने और उनका दूध बेचने की आड़ में गायों को काटकर उनका मांस बेचा जा रहा था। मगर सोमवार की देर रात देश की राजधानी में चल रहे गाय काटने के इस सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया। ये गौकशी का जो मामला था उसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और जिन्होंने मारपीट की थी जिसके कारण युवक की भाग्यवश मौत हो गई है, उन लोगों की भी तफ्तीश की जा रही है। उसके पीछे पूरी तत्परता से पुलिस दोनों साइड में जो दोनों मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पे काम कर रही है। जैसे ही कोई और डेवलपमेंट होगा मैं आप लोगों को सूचित करने की कोशिश करूँगा। असल में सोमवार की देर रात दिल्ली के इस फार्म हाउस में राजा राम नाम के एक आदमी की मौत हो गई। आरोप है कि उसकी मौत कुछ लोगों की पिटाई से हुई। मरने वाला व्यक्ति राजा राम कुछ लोगों के साथ मिलकर इस फार्म हाउस में गाय काटने का काम करता था। इस काम में 5 लोग उसका साथ देते थे और गाय काटने का यह धंधा काफी दिनों से चल रहा था। मगर इस सोमवार को फार्म हाउस में गोकशी की जानकारी मिलने पर 10 से 15 लोग पहुंच गए। इन्होंने खुद को गौरक्षक बताया और फार्म हाउस के केयरटेकर राजा राम की पिटाई की। जख्मी राजा राम की अस्पताल में मौत हो गई। इस केस में अब तक जो बातें मालूम है वो इस तरह है। नंबर 1, फार्म हाउस में गोकशी होने की खबर पुलिस को मिली। नंबर 2, पुलिस से पहले कुछ गोरक्षक फार्म हाउस पहुंच गए। नंबर 3, उन गोरक्षकों ने गोकशी के आरोपियों की पिटाई की। नंबर 4, पुलिस ने पहुंचकर आरोपियों को गोरक्षकों से छुड़ाया। नंबर 5, पुलिस के आने पर गोरक्षक फार्म हाउस से चले गए। नंबर 6, पुलिस ने पिटाई से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नंबर 7, गौकशी के एक आरोपी राजा राम की मौत हो गई। घटना की हकीकत का पता लगाने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर वेस्ट दिल्ली के इस फार्म हाउस पहुंचे। दिल्ली के द्वारका इलाके के छावला से 11 अप्रैल को रात को 2:10 पर पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली। कॉल में यह कहा गया कि एक फार्म हाउस के अंदर गौकशी की जा रही है जिसमें कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की और एक शख्स जिसका नाम राजा राम है, 45 साल से ऊपर की उनकी उम्र थी, उनकी अस्पताल के अंदर तबीयत खराब होने से मौत हो गई। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इस वक्त हम पहुंचे हैं द्वारका के अंदर पड़ने वाले छावला के उसी फार्म हाउस में जिसमें गौकशी का आरोप लगाया गया है। ये वो फार्म हाउस है। फार्म हाउस यहाँ पर है और फार्म हाउस में यहाँ पर एक छोटा सा एक रहने के लिए जगह बनाई हुई है जहाँ पर राजा राम अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रेंट पर रहते थे। और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार हैं उनका कहना है कि राजा राम की 8 गायें हैं जिन गाय का वो दूध यहाँ पर निकाला करते थे और दूध बेचकर अपने घर का पालन पोषण करते थे। पहले वो ये ई-रिक्शा चलाते थे लेकिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी जिसके बाद उनकी जो अपनी गायें थी 8 गायें, उन गाय का दूध बेचकर वो अपना पालन पोषण यहाँ पर करते थे। पिटाई से राजा राम नाम के जिस आदमी की मौत हुई उसी पर इल्जाम है कि वो यहाँ पर गाय काटने का सिंडिकेट चला रहा था। राजा राम इस फार्म हाउस की रखवाली करता था और कुछ महीने पहले ही यहाँ आया था। फार्म हाउस के मालिक एक बुजुर्ग थे जिनकी पिछले साल अक्टूबर में मौत हो गई। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। यानी जिस फार्म हाउस में गाय काटे जाने के आरोप लग रहे हैं इस वक्त उसकी निगरानी पूरी तरह से राजा राम के पास थी। वो इस फार्म हाउस में अपने परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस कहती है कि राजा राम गाय काटने का ये धंधा कुछ लोगों की मदद से चला रहा था। ये सब गाय काटने के जुर्म और कारोबार में शरीक थे
उन्हें गोकशी के बदले 25,000 रुपए मिला करते थे, जिसे सभी आरोपी आपस में बांट लिया करते थे। वहीं फार्म हाउस में रहने वाला राजाराम का परिवार गाय काटने के आरोप को सिरे से इनकार करता है। परिवार का कहना है कि राजाराम पहले ई रिक्शा चलाता था, बीमारी के चलते वो फार्म हाउस में रहने लगा था और वो यहाँ गायों को पालता था, उनका दूध बेचकर जिंदगी बसर करता था। काम यही करते थे, उसका बीच में तबीयत खराब हुए थे, अभी अपना वो गाय रखा गया तो उसी को दूध निकालते थे, बेचते थे, सब बाल बच्चे को चलाते थे, बीच में रिक्शा चलाते थे, यही लोग करते थे। लेकिन गाय ये थे ऐसा काम करने वाले इंसान है नहीं, है शांति इंसान थे, नहीं फंसाए जा रहे हैं इनको जी। क्या मतलब जो कहा गया है कि पुलिस की तरफ से भी कि ये भी शामिल थे उसके अंदर गोकशी में, या जो बाकी के लोगों को पकड़ा गया है वो कौन थे, इस बारे में कोई जानकारी आपको? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं सर, मैं यहाँ नहीं करता हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का ये भी कहना है कि फार्म हाउस में गाय काटने का धंधा लंबे समय से चल रहा था। दूध बेचकर गुजर करने के राजाराम के परिजनों के दावे गलत हैं, क्योंकि घटना के बाद फार्म हाउस से 8 गाय बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस को वहां से गोकशी के पक्के सबूत भी मिले हैं, क्योंकि पहले काटी गई गायों के अंग भी मिले हैं। नहीं, हमारी प्राथमिक जांच में बहुत क्लियर कट आया है कि वो इन्वॉल्व था, और बाकी बात जांच का विषय है और सूचना मिलेगी आपको। हालांकि सर मामला भी शुरुआती जांच में है, आप भी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं, लेकिन अगर ये रैकेट चलता था, गोकशी होती थी, तो कितने पैसों में ये पूरा सिंडिकेट काम करता था? ये देखिए, ये सारे जांच का विषय है और ये मैं कथन पे विश्वास नहीं करूँगा। अलग अलग कहानियाँ हो सकती हैं, किसी का एक वर्जन हो सकता है, किसी का कुछ वर्जन हो सकता है। जब इसको प्रमाणित कर लिया जाएगा, जैसे हमें प्रमाणित खबर मिलेगी तब मैं आपको बता दूंगा। पुलिस ने इस मामले में 2 केस रजिस्टर किए हैं, एक गोकशी के इल्जाम का और दूसरा गोरक्षकों के हमले का। दूसरा केस इस मामले के एक आरोपी शानू की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम शानू, अरशद, रंजीत, परवीन और संतोष है। पुलिस ने एफआईआर में जो जानकारी दर्ज की है, उसके मुताबिक जब पुलिस की टीम फार्म हाउस पहुंची तो उसे राजाराम और बाकी आरोपी घायल हालत में मिले। पुलिस के पहुंचने के बाद खुद को गौरक्षक दल का सदस्य कहने वाले बिना अपना नाम पता बताए वहां से चले गए। पुलिस की टीम ने राजाराम और उसके दूसरे घायल साथियों अरशद, शानू और संतोष को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन राजाराम की हालत और बिगड़ गई और फिर उसे दिल्ली के राव तोलाराम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने जब फार्म हाउस की तलाशी ली तो पहले काटी गई गायों के अंग मिले। फार्म हाउस में 8 गायें और 2 बछड़े भी बंधे मिले, जिन्हें गौशाला भेजा गया। खुद एक आरोपी शानू ने बताया कि राजाराम उसे गाय काटने के लिए बुलाता था और बदले में पैसे देता था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि राजधानी दिल्ली में गाय काटने का यह सिंडिकेट कैसे चलता था। वहीं राजाराम के परिजन कहते हैं कि फार्म हाउस में जो गाय मिली है वो उन्होंने पाल रखी थी। इसे फंसाया जा रहा है, उनको इसे गांव में मिले हुए थे, लेकिन वो तो मिले हुए नहीं, ऐसा काम इंसान थे वो। और क्या काम क्या करते थे? काम पहले करते थे, वो अपना सेटरी लाइन का काम करते थे, मकान का चुनाई उनाई का काम करते थे, सेटरी लाइन का। लेकिन जब सब बीमार उमार पड़ने लगे तो अपना यही गाय वो रख के अपना देखभाल करने लगे अपना। ये गाय उनकी जो आप 8 गाय बता रहे हो, ये उनकी अपनी गाय है? वो 8 गाय इनका अपनी है। और कौन सी गाय की गौकशी की गई? क्या इन्हीं गाय में से कोई गाय या कहीं बाहर से कोई लाई थी? क्योंकि 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तार भी किए हैं इसमें। नहीं, एक गाय सुनाई में आ रहा है बाहर ही कहीं से आए है, ये अपना गाय 8 गाय है, बाहर से कहीं शायद आ रही है। कुछ पैसे लेकर गौकशी करवाते थे, ऐसा आरोप बताया। अब ये बात तो सर नहीं बता सकते, पैसे लेके वो ही जानेंगे। इस मामले में कई सवाल अनसुलझे हैं, जिनका पता पुलिस की तफ्तीश पूरी होने पर ही लगेगा। स्थानीय लोग भी फार्म हाउस में गोकशी की बात सामने आने से सदमे में हैं। खयाला का ये जो पूरा फार्म हाउस है, इसी फार्म हाउस के अंदर ये आरोप है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने ये पाया है कि ये जो फार्म हाउस है, जहां पर फिलहाल केयरटेकर के तौर पर कुछ लोग यहां पर रहते थे, इस फार्म हाउस में 11 तारीख की रात 2:10 पर गौकशी की गई, गाय को काटा गया और कुछ लोग यहां पर उसके विरोध में आए, जिन्होंने गौकशी करने वाले लोगों के साथ मार पिटाई भी की। फिलहाल पुलिस ने 2 मामले दर्ज कर लिए हैं, जिसमें गौकशी करने का मामला भी है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक शख्स की मौत हो गई है और जिन लोगों ने मारपिटाई की उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करके फिलहाल पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है। लेकिन लोग हैरान हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जो द्वारका के अंदर छावला इलाका पड़ता है, ये बाहरी इलाका है, आबादी यहाँ पर कम है, सुनसान इलाके यहाँ पर रहते हैं और मेन रोड से अंदर की तरफ आके फार्म हाउस है जहां पर गौकशी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
लोगों को उम्मीद है कि पुलिस की जांच से गोकशी के इस केस की सभी परतें खुलेंगी। राजा राम के 4 बच्चे और उसकी बीवी को भी जांच पूरी होने का इंतजार है। वो अभी इसी फार्म हाउस में रह रहे हैं। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि राजधानी में गाय काटने के इस सिंडिकेट का वो जल्द ही पूरा पर्दाफाश करेगी। गुरुग्राम और दिल्ली में गौकशी करने वाले पकड़े गए, सलाखों के पीछे हैं। अब मुकदमा चलेगा, फिर सजा होगी। लेकिन यूपी में गौकशी करने वालों, गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ कानून का सख्त डंडा चल रहा है। प्रयागराज और हरदोई में गौ तस्करों की करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई है। प्रयागराज के बमरौली में गौ तस्करी के आरोपी मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसकी 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है, जिसमें 5 प्लॉट शामिल हैं। मोहम्मद मुजफ्फर फिलहाल जेल में है। जिस मामले में गौ तस्कर मुजफ्फर पर कार्रवाई की गई है वो 2018 का है। 2018 में धूमनगंज इलाके में 1800 किलो गौमांस पकड़ा गया था। इस मामले में मुजफ्फर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके अलावा मुजफ्फर गौ तस्करी और पुलिस पार्टी पर हमले का भी आरोपी है। इस केस में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जेल में रहते हुए मुजफ्फर ने कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ा और जीत गया, लेकिन वो शपथ नहीं ले पाया था। मुजफ्फर के खिलाफ न सिर्फ प्रयागराज बल्कि कौशांबी, कानपुर, फतेहपुर, भदोही और वाराणसी में भी 3 केस दर्ज हैं। काली कमाई से अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है जो मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र मुख्तार अहमद ने बनाई है। यह एक कुख्यात गौ तस्कर माफिया है जिसने पिछले कुछ वर्षों में तमाम जघन्य अपराध करते हुए, गौ तस्करी करते हुए, गौकशी करवाते हुए इस काली कमाई को जोड़ा था। इसने न केवल बेशकीमती प्लॉट खरीदे बल्कि उन प्लॉट पे आलीशान महल खड़े किए, दुकानें खड़ी की। आज उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत दफा 14(1) में इसकी सभी काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके और उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया जा रहा है। मुजफ्फर अहमद एक बहुत ही कुख्यात माफिया है जो गौ तस्करी के कामों में लिप्त था। इस पे करीब 2 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। ये थाना पूरा मुफ्ती का हिस्ट्री शीटर माफिया है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पूरा मुफ्ती में दर्ज हुआ था। ये माफिया अभी जेल में है और इसके पूरे रैकेट को तलाशा जा रहा है, इसके गुर्गों को तलाशा जा रहा है। आगे भी इस पे कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फिलहाल करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत की संपत्तियों को हमने कुर्क किया है और इस माफिया पे कार्रवाई से ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि कोई भी अपराध करेगा, माफियागिरी करेगा तो बच नहीं पाएगा। देर सबेर उस पर मुकदमे दर्ज करके उसको जेल भेजा जाएगा और उसकी काली कमाई की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। हरदोई में भी गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया गया। गौ तस्कर की 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। हरदोई पुलिस ने मुनादी करके गौकशी के आरोपी अनीस पर कुर्की की कार्रवाई की। अनीस के गोपामऊ कस्बे में एक मकान और एक इनोवा कार उसे जब्त किया गया। इस शख्स पर गौ तस्करी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा उस पर आधा दर्जन से ज्यादा केस चल रहे हैं। समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त अनीस के द्वारा गोकशी करके अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, मकान एवं इनोवा कार को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हरदोई द्वारा कुर्क किया जा चुका है। यह संपत्ति, मकान एवं इनोवा कार न बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है और न ही किराए पे दी जा सकती है। ये थाना टंडियावा के एक गोवध के गैंगस्टर अनीस के एक मकान जो कि 1600 वर्ग फीट में निर्मित है और एक इनोवा कार को चिन्हित किया गया। वो माननीय जिलाधिकारी के आदेश से उसको आज कुर्क किया गया है। ये दोनों मकान और गाड़ी की संपत्ति लगभग 24-25 लाख की उसका मार्केट मूल्य होना चाहिए। गौ तस्करी का धंधा नया नहीं है, गौकशी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल में इस खूनी कारोबार के खिलाफ जो सख्ती हुई है, जिस तरह से इस अवैध धंधे पर रोक लगी है और जिस सख्ती के साथ अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया गया है, उससे गौकशी करने वालों में खौफ तो पैदा हुआ है। ज्यादातर बूचड़खाने बंद हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम में ट्रक में गायों को भरकर ले जाते हुए गौ तस्कर पकड़े गए,
जिस तरह से फार्म हाउस में गौकशी का मामला सामने आया, उससे यह भी साफ है कि बेसहारा गायों को चोरी करके उनका मांस बेचा जा रहा है। चोरी छिपे गौमांस का कारोबार हो रहा है और अगर इस अवैध धंधे को रोकना है तो गौकशी के इल्जाम में पकड़े गए लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी होगी, पुलिस को चौकसी बढ़ानी होगी, प्रशासन को गौकशी करने वालों के खिलाफ उसी तरह से सख्त रुख अपनाना पड़ेगा जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। अब आपको दिखाता हूं खरगोन में हुई हिंसा का सच। खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने, आगजनी करने और दंगा करने के इल्जाम में मध्य प्रदेश पुलिस अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस दंगे को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। जो नए वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं उससे यह बिल्कुल साफ लग रहा है कि दंगों का रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा से कोई लेना देना नहीं था। हिंसा की प्लानिंग पहले से थी। रामनवमी की शोभा यात्रा को तो सिर्फ बहाना बनाया गया। पुलिस का दावा है कि पत्थरों के अलावा बंदूक और पेट्रोल बमों का भी इंतजाम पहले से था। आज हमें जो सीसीटीवी फुटेज मिली उनसे यह बात सही साबित होती है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ और पवन नारा ने खरगोन हिंसा के कुछ ऐसे वीडियोस भेजे हैं जो इस बात के सबूत हैं कि दंगाइयों ने खरगोन के कई इलाकों में बिना किसी उकसावे के हिंसा की और पूरी साजिश के तहत प्लानिंग करके खास तौर पर हिंदुओं के घरों को और हिंदुओं की गाड़ियों को निशाना बनाया। क्या होता है जब होता है मौत से सामना? क्या होता है जब सामने मौत खड़ी हो? एक तरफ मौत, एक तरफ जिंदगी, बीच में सिर्फ एक गेट। खरगोन हिंसा की ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। एक हिंदू परिवार खौफ के मारे घर के अंदर बंद था और बाहर मुसलमानों की भीड़ पत्थर बरसा रही थी। वो तो शुक्र था कि गेट मजबूत था, जिसकी वजह से परिवार की जान बच गई। लेकिन गेट कब तक जान बचाएगा जब पड़ोसी ही जान के दुश्मन बन जाए, जब अपने ही मोहल्ले वाले मजहब देखकर पत्थर चलाने लगे तो फिर कब तक बचेंगे? इसलिए इस घर में रहने वालों ने रामनवमी के दिन जो देखा, जो भोगा, उसे वो भी कभी नहीं भूल पाएंगे। घर के दरवाजे पर 5 मिनट तक मौत नाचती रही। मौत घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती रही। सांसें थाम कर अंदर बंद लोग ऊपर वाले से जिंदगी की भीख मांगते रहे। इस बार तो बच गए, अब फिर कब हमला हो जाए नहीं कह सकते। अगली बार बचेंगे या नहीं कोई नहीं जानता। इसलिए इस घर के बाशिंदों ने फिलहाल घर छोड़ना ही ठीक समझा। रामनवमी के दिन घर के गेट पर अंदर से ताला लगा था। आज इस घर के गेट पर बाहर से ताला लगा है। आज हमारे संवाददाता पवन नारा यहाँ पहुंचे। पवन नारा ने बताया कि वाकई में अगर उस दिन गेट टूट जाता, भीड़ घर में घुस जाती, तो आज यहाँ मौत का मातम होता। हम उसी घर के सामने हैं और ये 3 मंजिला मकान है जो पूरी तरह से अब खाली है। उस वक्त गनीमत ये रही कि ये गेट बेहद मजबूत था। बार बार इस गेट को बड़े पत्थर से तोड़ने की कोशिश की गई और वो पत्थर इतना बड़ा था कि गेट के बाहर का पत्थर टूट गया, लेकिन ये गेट नहीं टूटा। यहां पहले ईंट से इस्तेमाल किया गया और यहां बाकी बाद में दूसरे भारी पत्थर इस्तेमाल किए गए। अंदर अभी तक पत्थर पड़े हैं, लेकिन ये गेट नहीं टूटा तो लोगों की जान बच पाई। लेकिन उसके बाद का खौफ इतना ज्यादा है कि ये परिवार इस बने बनाए बसे बसाए 3 मंजिले घर को छोड़कर चला गया है। ये उसी घर का वीडियो है जहां अंदर लोग फंसे हुए हैं और एक बहुत बड़ा पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो पत्थर यहीं से उठाया गया था क्योंकि इस तरह के बड़े पत्थर यहां मौजूद हैं। इस तरह के बड़े पत्थर का इस्तेमाल कर इस गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गेट नहीं टूटा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो पूरे घर पर पथराव हुआ है। पता है कि दीवार को पत्थर से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद पथराव हुआ। सिर्फ ये घर नहीं, सामने वाले घर की भी हालत कुछ ऐसी ही है। जहां शीशा दिखाई दिया वहां पथराव हुआ और यहां अगर आप देखेंगे तो यहां एक धार्मिक स्वास्तिक बनाया गया, उसके ऊपर भी पेट्रोल बम मारा गया, जिसकी वजह से ये पूरा काला हो गया है। और ये खिड़कियां और शीशे, दरवाजे
सब तोड़ दिए गए हैं और नीचे पड़े पत्थर इस बात का सबूत है कि किस तरीके से यहां हमला हुआ। रामनवमी के दिन दंगाइयों के सिर पर खून सवार था। वो चुन चुन कर हमला कर रहे थे। घरों के बाहर लगे धार्मिक निशानों को देखकर पता कर रहे थे कि ये घर किसका है और जहां भी हिंदुओं का घर दिखा आग लगा दी। इस वक्त हम भाटवाड़ी मोहल्ले में हैं। खरगोन के इस भाटवाड़ी मोहल्ले में भी जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई और उसके बाद की तस्वीर ये है कि अब यहां सन्नाटा है। सब घर छोड़कर चले गए हैं। जैसे ये घर है, ये घर पुराना घर था, कोई ज्यादा किसी अमीर आदमी का घर नहीं था। यहाँ ऊपर लिखा गया है दिलीप, शायद दिलीप से आगे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तोरण द्वार पर ये महादेव की एक तस्वीर लगी थी, शायद यही इस घर की पहचान थी और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। अंदर आप आएंगे तो देखिए पूरा घर जल गया है। पंखा यहाँ जला हुआ है। यहाँ कुछ मूर्तियां थी भगवान की, वो जल गई हैं। यहाँ सामान रखा था वो जल गया है। टेबल फैन था वो जल गया है। पानी की मोटर थी वो जल गई है। ये गैस का चूल्हा और बाकी सारा सामान था वो जल गया है। इस कोने में अगर आप देखेंगे तो एक म्यूजिक सिस्टम था, कुछ किताबें थी, धार्मिक किताबें भी यहाँ थी, वो भी जल गई हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस घर को पूरी तरीके से जला दिया गया है। यहाँ अब अंदर ये समझ पाना मुश्किल है कि क्या था क्या नहीं था। किचन था, परिवार का पूरा सामान जल गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक पुराना घर है जिसमें यहाँ देखिए ये कंगन चूड़ी यहाँ रखी गई थी किसी महिला की। ये आप देखेंगे तो सिंदूर के लिए अक्सर इस तरह की तांबे की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ अब बची रह गई है। बिजली की वायरिंग पूरी जल गई है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बेहद साधारण गरीब घर जिसमें छत भी पक्की नहीं थी, उसका ये हाल हुआ है। सोचिए अब ये लोग कहाँ रह रहे होंगे। दंगाई भीड़ किस तरह घर देखकर, घर में रहने वालों का निशान देखकर हमला कर रही थी, उसका एक और सबूत आपको दिखाते हैं। बिल्कुल पास पास एक मकान मुस्लिम का था और एक हिंदू का, लेकिन मुसलमान के मकान को हाथ नहीं लगाया और हिंदू के घर में पथराव किया गया। इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जहां खरगोन में पीछे खसखसवाड़ी खत्म होता है, यहां से जमींदार मोहल्ला शुरू होता है। खसखसवाड़ी अल्पसंख्यक समुदाय का मोहल्ला है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां ईंट पत्थरों की बौछार दिखाई देगी। इस गली में जब दंगा हुआ तो जमकर पथराव हुआ और ये पड़ी हुई ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस बड़े स्तर पर यह हमला हुआ था। अब देखिए एक घर ये है, ये एक मुस्लिम परिवार का घर है, उस पे एक भी पत्थर नहीं लगा है। एक घर ये है, ये हिंदू परिवार का घर है। यहाँ मीटर लगा था, उसको तोड़ दिया गया। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाजा नहीं टूट पाया तो बच गए। लेकिन किस तरह पथराव हुआ उसकी गवाही आज भी मौजूद है। ये ईंट का टूटा हुआ हिस्सा है, बाकी यहाँ मीटर था, ये बिजली का मीटर था जो टूट के नीचे गिर गया है। और अब खौफ का आलम यह है कि यह मकान बिकाऊ है, ये लिख दिया गया है। इस घर में रहने वालों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसने जिस पड़ोसी को जान बचाने की सलाह दी, जिसके साथ वो बचपन में खेला, साथ साथ बड़े हुए, वही पड़ोसी हमला करने वालों की भीड़ में शामिल था। जी न तो यहाँ रामनवमी की कोई यात्रा निकल रही थी, न मैं यात्रा में शामिल था। मैं अपने घर में था, मेरे घर कुलदेवी का पूजन हुआ और मैं अपने घर में पूरा समय था। और जिस समय मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में था, उस समय पथराव किया गया और अचानक से 200-300 लोगों की भीड़ आके दरवाजा ठोकती है और कहती है हिंदुओं बाहर निकलो, हम तुमको मारने आए। और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी और पूरे समुदाय को गालियाँ दी जा रही थी और इतने पत्थर बरसाए गए, ऊपर छतों से गुलेल से पत्थर बांध के मारे जा रहे थे। कहीं पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा था, पेट्रोल बम के इस्तेमाल के साथ में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जला दी गई। 3 घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, चौथे घर में पथराव किया गया। मुझे आपके घर पे पथराव हुआ, ये सामने घर है, 3 शानदार मीटर लगे हुए हैं, वहाँ एक खरोंच भी नहीं आई, यहाँ सब कुछ टूट गया, ऐसा क्यों? इन्हें मैंने कहा कि घर में चले जाओ, अभी दंगा हो रहा है और कर्फ्यू लगने की सूचना आई है और इन्हीं लोगों ने मेरे घर पे पथराव किया है और यही लोग दंगों में शामिल हैं। और जितना मोहल्ला है, ये पूरा मोहल्ला मेरे दंगों में शामिल था। और आपका पड़ोसी है? जी।
आपने उसे घर जाने के लिए कहा, सुरक्षा के लिए? मैंने उसको कहा कि घर में चले जाओ, सुरक्षा अपनी कर लो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन मारेगा, तो अपन अपने घर में सुरक्षित रहो। पर उसने ही मेरे घर पे हमला करवा दिया। अच्छा, इसलिए ज्यादा आपको दुख हो रहा है कि आपके पड़ोसी ने आप पे हमला करवाया? हाँ जी, पूरा ये सभी लोग साथ में रहते हैं और कभी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 1992 के बाद में फिर से ही वही पुनरावृत्ति की है जो इन्होंने पहले की है। अच्छा, 1992 में क्या हुआ था? 1992 में भी इसी तरीके का इन्होंने पथराव किया था और मेरे घर पे मेरे पिताजी ने मेरा मुंह बंद किया था। आज 30 साल बाद वही पीढ़ी जो जवान हुई है और उसके घर छोटा बेटा है, तो उसके 18 महीने के बच्चे को उसको भी मुंह को बंद करके बैठना पड़ रहा है कि बेटा चुप हो जा, क्योंकि सामने वाला मारने आया है हमको और हमको मौत के घाट उतार दे। आज ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिनसे ये क्लियर हो जाएगा कि इस दंगे का रामनवमी की शोभा यात्रा से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि राम शोभा यात्रा तो तालाब चौक में निकली थी जो यहां से काफी दूर है। हकीकत तो ये है कि दंगाइयों का मकसद हिंसा करना था। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज आई हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि दंगाइयों ने किस तरह बेखौफ होकर हिंसा की। अब जैसे खरगोन गौशाला मार्ग की इन तस्वीरों को देखिए कि आपको यहाँ किसी तरह का दो तरफा संघर्ष दिख रहा है। सिर्फ एक ही समुदाय के लोग पत्थर बरसा रहे हैं, जबकि दूसरे अपने घरों में बंद हैं। लेकिन ये लोग पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। सामने खाली मैदान है जहां काफी पत्थर हैं, ईंटें हैं। वहीं से ईंट और पत्थर उठाकर ये घरों पर बरसा रहे हैं। दंगाइयों के हाथों में तलवारें भी दिख रही हैं। कई दंगाई तो नाबालिग भी दिख रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए। हिंदू मोहल्ले में एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, लेकिन उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। मंदिर के चारों तरफ दंगाई दिख रहे हैं और अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि मंदिर को तोड़ने की कोशिश कौन करेगा। ऐसे एक नहीं, कई सारी तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि खरगोन में दोपहर से लेकर देर शाम तक दंगाइयों ने कैसे हिंसा की। पुलिस के आने तक पूरे इलाके पर इनका कब्जा रहा और हिंसा का तांडव बेरोक टोक होता रहा। खरगोन के जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन इस हिंसा ने कई लोगों को ऐसे घाव दिए हैं जिसकी चोट ताउम्र उनके साथ रहेगी। खरगोन में हुए दंगों की मार कई ऐसे लोगों पर भी पड़ी जिनका इससे कोई लेना देना था ही नहीं। हिंसा की आंच झेलने वाला ऐसा ही एक लड़का है शिवम शुक्ला। 16 साल का शिवम शुक्ला रामनवमी की शोभा यात्रा वाली जगह से दूर था, लेकिन दंगा भड़का तो वो भी हिंसा की चपेट में आ गया। 4 दिन से वो अस्पताल में बेहोश है। 17 अप्रैल को शिवम की बड़ी बहन की शादी होनी थी, लेकिन अब शादी भी टाल दी गई है। पूरा परिवार फिलहाल शिवम के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये खरगोन में हुए खून खराबे की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। सोलह साल के इस लड़के की कहानी सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। 4 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहा है शिवम। 3 दिन बाद बहन की शादी और भाई वेंटिलेटर पर। रामनवमी के दिन खरगोन में भगवान राम की शोभा यात्रा पर हमले के रोज की नई तस्वीरें आ रही हैं। घर और दुकानों को जलाने के खौफनाक वीडियो आ रहे हैं। कर्फ्यू में कैद लोगों की परेशानी सामने आ रही है। लेकिन इस सबसे दर्दनाक कहानी है 16 साल के शिवम शुक्ला की। शिवम शुक्ला इस वक्त इंदौर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। 16 साल के शिवम की खबर हर उस शख्स को देखनी चाहिए कि जो कह रहा है कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने मुसलमानों को भड़काया, मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे लगाए, इसलिए उन पर हमला हुआ। लेकिन शिवम ना तो शोभा यात्रा में शामिल था, ना उसने कोई नारे लगाए। तो फिर उसे किस बात की सजा दी गई? आखिर शिवम क्यों 4 दिन से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है? शिवम के साथ क्या हुआ? उस पर हमला किसने किया? पहले शिवम के भाई से ये सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे शिवम की दिल दहला देने वाली कहानी। हम लोग नॉर्मली खड़े थे, रामनवमी का त्यौहार था। उस दौरान हम लोग नॉर्मल जैसा होता है डेली रूटीन बाहर ही थे। अचानक से भगदड़ मची, पथराव हुआ और वही फिर। जो लोग पथराव कर रहे थे, क्या उन्हें आप जानते थे? नहीं, अब इतनी भगदड़ में हम किसी को ऐसा जानते नहीं हैं कौन था क्या था।
हमें समझ नहीं आया, क्योंकि अचानक लगा और हम चोट काफ़ी गंभीर थी उस समय। कहाँ पर चोट आई शिवम को? सर में चोट आई थी। अभी तो उसने 10th का किया था, अभी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था। शिवम के भाई प्रसन्ना 4 दिन से उनके साथ हैं। रात दिन आईसीयू के बाहर बैठकर भाई के आंख खोलने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई को होश आ जाए। प्रसन्ना उस दिन को याद ही नहीं करना चाहते जिस दिन उनके परिवार की खुशियों पर हमला हुआ। बहुत पूछने पर थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन उनकी बात से यह साफ हो गया कि रामनवमी के दिन शिवम शोभा यात्रा में शामिल नहीं था। लेकिन तभी इतना जबरदस्त पथराव हुआ कि भगदड़ मच गई। शिवम का भी सिर फट गया और चोट इतनी गहरी लगी कि उसे अब तक होश नहीं आया। जो चोट आई है, मेन तो चोट सिर में आई है और स्कल फ्रैक्चर है बच्चे का। और जब हम यहाँ पे लाए तो वो अनकॉन्शियस हालत में था। उसके बाद में यहाँ पे MRI वगैरह पता चला है कि स्कल अच्छे काफ़ी लेवल तक जो है वो ब्रेक है, फ्रैक्चर है। और ब्रेन में स्वेलिंग भी उसको थी, जो क्लॉटिंग का एक कारण निकले बहुत बड़ा, जिसको ऑपरेट करके इमीडिएटली उस दिन रात को डॉक्टर ने कोशिश की है क्लियर करने के। नीलेश जोशी शिवम शुक्ला के मामा के बेटे हैं। पूरा परिवार, रिश्तेदार सब हॉस्पिटल में हैं। सबको इंतजार है शिवम आंखें खोले, होश में आए। हॉस्पिटल में 4 दिन से बेहोश पड़े शिवम के सपने बड़े थे। वो पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। उम्र सिर्फ 16 साल है। पिछले साल ही हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। माता पिता धार जिले के रहने वाले हैं। शिवम के पिता साधारण किसान हैं। घर वालों के पास बहुत साधन सुविधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई का बहुत इंतजाम नहीं है। इसलिए माता पिता ने कलेजे के टुकड़े को पढ़ने के लिए अपने से दूर खरगोन में मामा के घर भेज दिया। शिवम खरगोन में मामा के घर रहकर ITI से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था। उसे ना शोभा यात्रा से मतलब था, ना नारेबाजी से। वो घर वालों के साथ शोभा यात्रा देख रहा था और उपद्रवियों का निशाना बन गया। शिवम शोभा यात्रा देखने कहीं दूर नहीं गया था। 10 अप्रैल को शोभा यात्रा उसके घर के सामने से निकल रही थी। शिवम अपने बड़े भाइयों के साथ घर के सामने खड़े होकर रामनवमी की शोभा यात्रा देख रहा था। तभी पथराव शुरू हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमलावर भीड़ के पास पत्थरों के साथ साथ पेट्रोल बम और बंदूकें भी थी। शिवम के भाई ने बताया कि बोरखा पहने हुए महिलाएं भी पथराव कर रही थी। जी, हम लोग सब घर के बाहर ही खड़े थे गली में, तो पथराव शुरू हो गया। उधर से पत्थर फेंकते हुए सब मुसलमान लोग आगे आने लगे। पत्थर, पेट्रोल बम, बॉटल सब फेंक रहे थे। तो वहीं पे बच्चे को लगा है और वहीं पे हादसा हुआ है। और उसके बाद भी फिर हम लोग इसको लेकर जो अस्पताल गए, खरगोन जिला अस्पताल। उस पर मेन जो हमको समझ में आया, टोपे पहन के आया था, शायद से उसने शूट भी किया है। और बाकी दूसरी चीज़ मैंने बताई, हमला हो ही रहा था। और जहाँ तक मुझे देखा गया, जहाँ तक याद है, बुरखे में से भी पत्थर चले थे। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे सामने आई है अभी तक। बुरखे में से देखी थी। शिवम 4 दिन से हॉस्पिटल में है। ऑपरेशन के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। होश कब आएगा इसका पता नहीं। और दुख की बात यह है कि शिवम के मामा का परिवार इस मामले में खुद को अपराधी महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि शिवम के घर वालों ने बड़ी उम्मीद से पढ़ाई के लिए उसे मामा के घर भेजा था और यहाँ वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात, 17 अप्रैल को शिवम की बहन की शादी होनी थी। शिवम की 2 बड़ी बहनें हैं। एक बहन की शादी 17 अप्रैल को तय थी। शादी के कार्ड बन चुके थे। गुजरात से बारात आनी थी, लेकिन शिवम की हालत को देखते हुए अब दोनों परिवारों ने फिलहाल शादी टालने का फैसला किया है। खरगोन हिंसा में शिवम घायल हुआ। आज अपनी जिंदगी और मौत के लिए इंदौर के अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। शिवम की उम्र सिर्फ 16 साल है और शिवम की बहन की शादी का ये वो कार्ड है। 17 अप्रैल को ये शादी होनी थी, जिसके लिए कार्ड बट चुके थे। लेकिन अब शिवम गंभीर है और परिवार का ध्यान शिवम को बचाने पर है और वो शादी अभी पोस्टपोन कर दी गई है। शिवम के मामा हमारे साथ हैं। शिवम अपने मामा के पास खरगोन में रह के पढ़ाई करता था। एक सवाल ये कि शिवम यही मंदिर के पास घायल हो गया, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा चली थी वहां घायल हुआ? यही मंदिर के पास ही इधर आगे घायल हुआ। शोभा यात्रा में नहीं था शिवम शोभा यात्रा नहीं, शोभा यात्रा यहाँ से तो 2 किलोमीटर दूर है। वो तो शोभा यात्रा तालाब चौक में निकली भाई। इधर तो इधर धर्मशाला, इधर मंदिर के पास इधर पथराव अलग हुआ है। यहाँ इधर आगजनी अलग हुई, हमारे इधर गली में आगजनी अलग हुई है। आगजनी अलग हुई तो आपका उस शोभा यात्रा से कोई लेना देना था? शिवम था ही नहीं। हाँ, नहीं था। माता पिता ने बेटे को पढ़ाई के लिए दूर भेजा था,
लेकिन दंगाइयों ने बेटे को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। शिवम के माता पिता की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बेटा 4 दिनों से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। बेटी की शादी टल गई है। बेटे की जिंदगी की फिक्र है और बेटी के भविष्य की, दोनों अनिश्चित है। फिलहाल तो सारे रिश्तेदार सब कुछ भूलकर शिवम के इलाज की फिक्र में लगे हैं, उसके होश में आने की दुआ कर रहे हैं। आईसीयू में मौत से लड़ते शिवम की तस्वीर, आईसीयू के बाहर बेटे की जिंदगी की भीख मांगते उसके माता पिता की तस्वीर, शहर में मौत का सन्नाटा, गलियों में मकानों की दीवारों पर धुएं के निशान। यही हर दंगे की त्रासदी है। कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को आईसीयू में देखना नहीं चाहता। कोई अपने शहर में मौत का तांडव नहीं देखना चाहता। कोई अपनी गली में आगजनी, अपने घर की दीवार पर दंगे की कालिख नहीं देखना चाहता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, शांति सब चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं। कुछ लोग दंगा करते हैं और झेलना पूरे समाज को पड़ता है। इसलिए एक एक सबूत की जांच होनी चाहिए। वीडियो फुटेज का एक एक फ्रेम देखा जाना चाहिए। दंगा करने वाले एक एक चेहरे की पहचान होनी चाहिए और फिर सबको ऐसी सजा मिले जिससे फिर कभी कोई पत्थरबाजी करने, आगजनी करने की हिम्मत ना कर सके। आज पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान के तमाम सवालों का जवाब दिया और क्लियर कर दिया कि मुल्क में जो पॉलिटिकल उथल पुथल हुई उसके पीछे न तो कोई अमेरिकी साजिश थी, न ही पाकिस्तानी आर्मी का कोई रोल था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दावा किया कि इमरान खान की सरकार गिराने के लिए कोई अमेरिकी साजिश नहीं हुई थी। पाकिस्तानी सेना ने भी किसी तरह की विदेशी साजिश से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार इमरान खान पर पाकिस्तान की सियासत पर खुलकर बात की। सेना के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से एयरबेस नहीं मांगे। इन्हीं एयरबेस को मुद्दा बनाकर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जनरल बाजवा भी नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। वो अपना कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।